हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। अभी हम लोग करने जा रहे हैं ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी बुक से टॉप 200 OWS। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें इंग्लिश पूछा जाता है, अगर उसमें वोकैब पूछा जाता है, तो ये सेशन आपके लिए है। इसमें हम बेस्ट ट्रिक और निमोनिक्स के माध्यम से सारे वोकैब को क्लास में ही याद कराने वाले हैं। साथियों, ये है आपका एपिसोड नंबर 6। इससे पहले 5 और लेक्चर आ चुका है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जरूर देखिए, बहुत काम का होने वाला है वो वीडियो। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं शुरू। आज का जो सबसे पहला वर्ड वो है साथियों एम्फीबियन। एम्फीबियन का अर्थ क्या होता है? एम्फीबियन का अर्थ होता है साथियों एन एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। एक ऐसा जीव, एक ऐसा जंतु जो दोनों जगह रह सकता है। कहाँ कहाँ? जो लैंड पे भी रहे और वाटर में भी रहे। जैसे ही मैंने आपको ये बोला तो क्या कौन कौन सा जंतु आपके दिमाग में आ रहा है? सबसे पहले दिमाग में तो आ रहा होगा ये हमारे फ्रॉग भाई साहब। ये जो फ्रॉग हैं, फ्रॉग जो होता है वो लैंड पे भी उतना ही उछल कूद मचाता है जितना कि पानी में। दोनों जगह ये कंफर्टेबली रह सकता है। तो वैसे जीव, वैसे जंतु जो पानी में भी रहें और जमीन पे भी रहें, उसको हम बोलते हैं उभयचर जंतु। उसको हम क्या बोलते हैं साथियों? उसको बोलते हैं उभयचर जंतु। ठीक है, अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे, फोकस करते हैं कि आप इसको याद कैसे रखोगे। इसको आप याद कैसे रखोगे साथियों? सबसे पहले फोकस करिए इस पे, एम्फी। इस पे फोकस करिए आप। एम्फी, एम्फी का मतलब क्या होता है? एम्फी का मतलब होता है बोथ। एम्फी का मतलब क्या होता है? बोथ, दोनों। जब भी कभी एम्फी या रूट वर्ड, जब भी कहीं एम्फी वर्ड यूज हो तो समझिएगा वहां कोई भी दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और जो अगला दो लेटर है बी आई, बी आई से याद रखना आपको, बायो। एम्फीबियन में एम्फी बायो, एम्फी बायो। बायो मतलब जैसे आप बोलते हैं ना, बायो से बहुत सारा वर्ड बनता है। बायो डेटा, जीवन का डेटा। ठीक है, तो बायो का मतलब होता है लाइफ, जीवन। तो एक ऐसा जंतु, ठीक है। इसके आगे देखिए लिखा है एन, एन मतलब एनिमल। एम्फीबियन, एम्फी मतलब दोनों। ठीक है, फिर से मैं इसको समझाता हूं, थोड़ा इसको क्लीन कर लूं। देखिए आराम से समझिएगा, फिर से फोकस करिए। एम्फी मतलब दोनों, बाई मतलब बायो, जीवन, और एन मतलब एनिमल। एक ऐसा एनिमल जो दोनों जगह आराम से कंफर्टेबली रह सके। कहां कहां? तो लैंड पे भी रह सके और वाटर में भी रह सके। ठीक है, याद रहेगा साथियों। चलिए अगला जो वर्ड है आपका वो है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ये वर्ड। आर्कियोलॉजी का अर्थ क्या होता है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स। देखिए आर्कियोलॉजी का मतलब होता है कि ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में जानना। कैसे? तो खुदाई करके। ठीक है, जैसे अलग अलग जगह, आपने बहुत सारे जगह के बारे में सुना होगा, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो। यहाँ पे जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, वो वहाँ पे गए, वहाँ के जगहों को उन्होंने वहाँ की खुदाई की, तो अंदर उनको बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले, ऐसे उनको प्रूफ मिले कि यहाँ पे इतने 100 साल पहले लोग रहा करते थे। तो इसको हम बोलते हैं ये जो इसका अध्ययन होता है, जैसे आप फोटो में देख पा रहे होंगे, ये हमारे ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं? ये देखिए यहाँ पे एक रिकवर कर रहे हैं, एक मटका रिकवर कर रहे हैं। और तो ये जो पूरा अध्ययन है इसका, इसी को हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। ये तो समझ में आ गया। फोकस करते हैं मेन मुद्दे पे, याद कैसे रखेंगे साथियों। आर्कियोलॉजी में एक वर्ड आ रहा है, रूट वर्ड आ रहा है आर्कियो। यहाँ पे एक रूट वर्ड आ रहा है आर्कियो। आर्कियो का मतलब होता है साथियों प्राचीन। आर्कियो इज अ रूट वर्ड जिसका अर्थ होता है एंशिएंट यानी प्राचीन। और लॉजी का मतलब तो आपको पता ही है। लॉजी का मतलब मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था, अध्ययन, स्टडी। जहां पर भी लॉजी वर्ड यूज हो, लॉजी रूट वर्ड यूज हो, तो समझिएगा किसी ना किसी चीज के स्टडी के बारे में बात हो रही है। तो लॉजी का मतलब स्टडी, आर्कियो का मतलब प्राचीन, एंशिएंट, और लॉजी का मतलब स्टडी यानी अध्ययन। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्राचीन चीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी कहलाता है। याद रहेगा। चलिए अगला जो वर्ड है हमारा ये साथियों एसेटिक। एसेटिक का मतलब क्या होता है? एसेटिक का मतलब होता है वन हु प्रैक्टिसेस सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन एंड एब्सटेंस फ्रॉम बॉडीली प्लेजर। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रखता हो
और भौतिक सुख सुविधा से दूर रहता हो। अगर हिंदी में बोला जाए, शुद्ध हिंदी में, तो इसको बोलते हैं तपस्वी व्यक्ति। तो ऐसे तपस्वी व्यक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अस्सेटिक। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारे तपस्वी हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं अस्सेटिक। याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, अस्सेटिक जब आप इसका उच्चारण करेंगे आप, तो अस्सेटिक से रिलेट करना ऐसी ऐसी टैक्टिक। क्या रिलेट करना है? अस्सेटिक यानी ऐसी ऐसी टैक्टिक। अब देखो, इसको ऐसे याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी ऐसी टैक्टिक लगा कर वो अपने आप को सारे बॉडली प्लेजर और सारे जो मोह वाली चीज़ें हैं उससे अपने को दूर रखता है, सेल्फ डिसिप्लिन में रहता है। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कोई व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन में रहने के लिए, भौतिक सुख सुविधा से दूर रहने के लिए ऐसी ऐसी टैक्टिक अपनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या करता है? जो भी सुख सुविधाएं हैं, लालच है, ग्रीड है, जो भी सब कुछ इसका त्याग करता है। टैक्टिक में क्या अपनाता है? ये देखिए, ये जो स्टोरी बता रहा हूँ ना, इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में बढ़िया से बैठ सके। कोई भी एक व्यक्ति बहुत सारी टैक्टिक अपनाता है, ऐसी ऐसी टैक्टिक अपनाता है। किस लिए? तपस्वी बनने के लिए। किस लिए अपनाता है? तपस्वी बनने के लिए। कोई व्यक्ति तपस्वी बनने के लिए ऐसी ऐसी टैक्टिक अपनाता है कि सारा सुख सुविधा दूर हो, लालच दूर हो, और वो साधना और तपस्या के माध्यम से अपने आप को शांत रखता है। क्लियर है साथियों? चलिए, अगला जो वर्ड है आपका वो है ऑटोबायोग्राफी। फोकस करते हैं इस पे। ऑटोबायोग्राफी का अर्थ क्या होता है? अ बुक रिटन बाय अ पर्सन अबाउट देयर ओन लाइफ। याद करिए, मैंने पिछले सेशन में एक वर्ड बताया था, एक वोकैब आया था, वहाँ पे मैंने बताया था बायोग्राफी। और मैंने बताया था बायोग्राफी का मतलब होता है किसी व्यक्ति का जीवनी। लेकिन वहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि वो व्यक्ति का जीवनी जो है दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी गई हो। और वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर उसमें ऑटो लग जाए तो खुद के द्वारा लिखी गई जीवनी। देखिए, बायोग्राफी का अर्थ तो आप समझ गए होंगे कि हमारे बारे में जो जैसे माने कि एपीजे अब्दुल कलाम का, उनके जीवन के बारे में जिन्होंने लिखा, ठीक है, वो हो गया बायोग्राफी। लेकिन अगर एपीजे अब्दुल कलाम अपने जीवन के बारे में खुद ही लिखते तो वो हो गया ऑटोबायोग्राफी। जैसे ये जो भाई साहब हैं, ये अपने जीवन के बारे में खुद ही लिख रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। लेकिन यही भाई साहब अगर किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में यहाँ लिखते तो इसको सिर्फ बोलते बायोग्राफी। याद रहेगा? चलिए, अब फोकस करते हैं इसको। आप याद कैसे रखोगे? तो ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो मतलब सेल्फ। ठीक है, ऑटो का मतलब सेल्फ, खुद से। ऑटो का मतलब सेल्फ, बायो का मतलब लाइफ, ग्राफी का मतलब राइटिंग। तो जो व्यक्ति खुद से, सेल्फ, खुद से अपने लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में लिखे, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। आत्मकथा, सेल्फ प्लस लाइफ प्लस राइटिंग इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। याद रहेगा? चलिए, अगला जो वर्ड है साथियों वो है कॉनसर। कॉनसर का मतलब क्या होता है? कॉनसर का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज एक्सपर्ट नॉलेज एंड रिफाइंड टेस्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बहुत खास नॉलेज हो। ठीक है, याद कैसे रखोगे इसको आप? पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक है, याद कैसे रखोगे आप इसको? तो देखिए, आपको ऐसा समझना है एक स्टोरी के माध्यम से कि जब कोई आपने बहुत सारे रियलिटी शो देखते होंगे, तो जब कोई मास्टर शेफ या कोई बड़ा जज किसी फूड को चख कर एकदम सही फैसला सुनाए तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। ठीक है, कि भाई ये कौन है सर, ये जो सर हैं कौन हैं? तो आपको ऐसे रखना है, कॉनसर वर्ड को रिलेट करना है, कौन है सर, कॉनसर। कॉनसर कौन है सर? जो इतना डीप नॉलेज रखते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, उनके पास बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है, ये बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, तो सब लोग चौंक जाते हैं कि कौन है सर, कौन है सर। ठीक है, याद रहेगा इस ट्रिक के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है साथियों इनऑडिबल, इस पे फोकस करते हैं। इनऑडिबल पे, इनऑडिबल बहुत सिंपल वर्ड है, कई बार पूछा है एसएससी ने। इनऑडिबल का अर्थ क्या होता है? इनऑडिबल का अर्थ होता है साथियों अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड। एक ऐसा आवाज़ जिसको सुना ना जा सके। जैसे कई बार होता है, यहाँ पे आप देखिए कि ये व्यक्ति किसी को कुछ बोल रहा है, ठीक है, और ये लड़की सुनने की कोशिश कर रही है बट सुन नहीं पा रही है। मतलब इसने ये जो आवाज़ निकाल रहा है ना, ये इनऑडिबल है। क्लियर है?
ये तो समझ गए। अब फोकस करते हैं इसको आप याद कैसे रखोगे। याद है मैंने पहले बताया था कि जब किसी वर्ड के आगे इन लगे तो इन एक रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है नॉट, नहीं। इन कहीं भी लगता है इसका अर्थ होता है नहीं। और ऑडिबल का अर्थ तो आपको पता ही है, ऑडिबल मतलब जो सुना जा सके, सुनाई देने वाला। और उसके आगे लग गया इन, मतलब नहीं सुनाई देने वाला, नॉट हियरिंग। ठीक है, जो चीज़ सुनाई ना दे। कई बार होता है बहुत ज़्यादा स्लो वॉइस, जो हमारा जो कान है वो नहीं सुन पाता है, साउंड इतना स्लो या वीक हो कि सुनाई ना दे, उसको हम कहते हैं नॉट ऑडिबल या इनऑडिबल। ठीक है, चलिए अगला वर्ड जो है साथियों, क्लेप्टोमैनिया। बहुत अच्छा वर्ड है। क्लेप्टोमैनिया का अर्थ क्या होता है? क्लेप्टोमैनिया का अर्थ होता है अ मेंटल कंडीशन वेयर अ पर्सन फील्स एन अनकंट्रोलेबल अर्ग टू स्टील। एक ऐसा मेंटल कंडीशन जिसमें जो व्यक्ति होता है, जो पर्सन होता है, उसको चोरी करने की बहुत तीव्र इच्छा होती है। ठीक है, उसको ज़रूरत नहीं होता है, फिर भी उसको लगता है कि भाई ये भी चुरा लें, ये भी चुरा लें। दोस्त के पास जाता है तो वहाँ से कोई चीज़ें चुरा लेता है, अपने पड़ोसी के पास जाता है वहाँ से चीज़ें चुरा लेता है। तो वैसे व्यक्ति को बोलते हैं हम क्लेप्टोमैनियक, और वो जो बीमारी है उसको बोलते हैं क्लेप्टोमैनिया। ठीक है, अब फोकस करते हैं इसको आप याद कैसे रखोगे। साथियों क्लेप्टो इज अ रूट वर्ड। क्लेप्टो क्या है? क्लेप्टो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है चोरी करना। क्लेप्टो का मतलब क्या होता है? चोरी करना, स्टील, चोरी करना। क्लेप्टो चोरी करना। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है मैनिया। मैनिया वर्ड बहुत देखने को मिलेगा आपको। मैनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन, पागलपन। ठीक है, तो क्लेप्टोमैनिया मतलब चोरी करने का पागलपन। क्लेप्टो मतलब मैंने बताया स्टील यानी चोरी करना, और मैनिया मतलब पागलपन, ऑब्सेशन, तो चोरी करने का पागलपन है। जैसे इस फोटो में आप देख सकते हो, ये जो लड़की है ये दूसरी की चीज़ों को चुरा रही है। ठीक है, इसे जब पूछा गया तो बोल रही है कि हमें नीड नहीं है लेकिन चुरा लेने का मन करता है। मतलब क्या हो गया? ये क्लेप्टोमैनियक है, और इसको जो बीमारी है उसको बोलेंगे हम क्लेप्टोमैनिया। ठीक है, चलिए अगला जो वर्ड है साथियों, अनार्की। अनार्की का मतलब क्या होता है? एनार्की का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट और अथॉरिटी। जब कोई खास हिस्से में अराजकता आ जाए, मतलब वहाँ का नियम कानून प्रभावी ना हो, तो वैसे सिचुएशन को बोलते हैं एनार्की। ठीक है, जैसे कई सारे ऐसे आप सुनते होंगे न्यूज़ में, कई दूसरे कंट्री में वहाँ पे क्या दंगा हो रहा है। ठीक है, वहाँ का जो वहाँ की जो सरकार है उसका कंट्रोल नहीं है लोगों पे, तो मतलब आप क्या बोलोगे? वहाँ अराजकता है। आप क्या बोलोगे? वहाँ अराजकता है। जब शासन नहीं होता है, शासन प्रभावी नहीं होता है, तो अराजकता वहाँ फैल जाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसको याद कैसे रखोगे? तो अनार्की, देखो अनार्की को हम ब्रेक करेंगे तो आएगा एन आर्की। एन आर्की, देखिए ए एन से एन, आर्की मतलब शासन। आर्की के बारे में मैंने पहले डिस्कस कर चुका है, पहले बताया आपको। आर्की जो वर्ड है, आर्की का मतलब होता है शासन या सरकार। ठीक है, और एन मतलब किसी चीज के बिना, एनार्की। अब इसको रिलेट करिए, एनार्की। एनार्की मतलब शासन के बिना। और जब शासन ना हो किसी भी खास एरिया में, जैसे यहाँ पे अगर सरकार का कंट्रोल हट जाए या उसका कंप्लीट कंट्रोल ना रहे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अराजकता फैल जाएगा, दंगा फैल जाएगा। ठीक है, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इस वर्ड को याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है साथियों, एमिग्रेंट। एमिग्रेंट का मतलब क्या होता है? एमिग्रेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ के कोई दूसरे देश में रहने के लिए चला जाए, उसको बोलते हैं एमिग्रेंट, देश छोड़कर जाने वाला। अब इसका अर्थ तो आपने समझ लिया। इसका लास्ट में जब पहले इसका ट्रिक देखते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं, फिर एक और चीज़ बताऊंगा जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे? तो एमिग्रेंट ब्रेक जब करिएगा वर्ड को, तो ई, देखिए यहाँ पे फोकस करिए, ई माइग्रेंट, ई माइग्रेंट, इसको ऐसे ब्रेक करिए, ई माइग्रेंट। अब देखिए ई फोर आपको याद रखना है एग्जिट। ई मतलब क्या याद रखना? एग्जिट। और माइग्रेंट का मतलब तो आपको पता ही है, दूसरे स्थान पे जाने वाला। जैसे लोग माइग्रेट करते हैं, ठीक है, तो माइग्रेंट से आपको रिलेट करना माइग्रेट। ई मतलब एग्जिट, बाहर जाना, और माइग्रेट करना दूसरे स्थान पे।
तो जो व्यक्ति एग्जिट करे, बाहर जाए, देश से बाहर चला जाए, उसको हम बोलते हैं इमिग्रेंट। याद रहेगा। एक और चीज़ मैंने भी बोला था कि एक और वर्ड बताऊंगा जिसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखिए यहाँ पे था इमिग्रेंट, एक वर्ड और है जिसको भी बोलते हैं इमिग्रेंट। यहाँ पे फोकस करिए, इस वर्ड को भी हम लोग बोलते हैं इमिग्रेंट, लेकिन ये होता है किसी दूसरे देश के में अंदर आकर बसने वाला, मतलब कोई दूसरे देश से आकर बस रहा है, तो जब इन हो रहा है उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। आई मतलब इन हो रहा है, आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। देखिए ई मतलब बाहर जा रहा है और आई मतलब इन हो रहा है, इनवार्ड, अंदर। चलिए अगला वर्ड है साथियों एफेमरल। एफेमरल का मतलब क्या होता है? लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। कोई भी ऐसा चीज जो बहुत कम समय के लिए लास्ट करे, मतलब क्षण भर में वो अपना अस्तित्व खो दे। अगर शुद्ध हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं क्षणिक। जो व्यक्ति क्षण भर के लिए काम करे या फिर अल्पकालिक, ठीक है। जैसे कि हमारा सोप बबल होता है, जब आप जो बबल आप चाहे वो डिटर्जेंट पाउडर से बना हो, वो जो होता है क्या होता है? इफेमरल होता है, मतलब बहुत क्षणिक होता है वो। या फिर हमारे जो फूल खिलते हैं वो भी इफेमरल होता है, ठीक है। कुछ देर के लिए खिलते हैं, इसके बाद वो मुरझा जाते हैं। तो इफेमरल का अर्थ तो आपने समझ लिया। अब फोकस करते हैं आप इसको याद कैसे रखोगे, ठीक है साथियों। इस पर फोकस करिएगा। ई मतलब आउट, और फेमरल से याद रखना फेनोमेनल। फेमरल से आपको रिलेट करना है फेनोमेनल। ई मतलब आउट, बाहर, और फेमरल से याद रखना फेनोमेनल, ठीक है। अब देखिए फेनोमेनल का मतलब क्या होता है? फेनोमेनल का मतलब होता है अस्थाई, टेम्पररी। फेनोमेनल है, ठीक है। ई आउट, कोई भी चीज जैसे ही बाहर एक्सपोज होता है, बाहर आता है, चाहे वो सोप बबल हो, चाहे वो फूल हो, जैसे ही वो खिलता है तो वो अस्थाई रूप में होता है, उसके बाद वो अपना अस्तित्व खो देता है। तो उसको हम बोलेंगे इफेमरल, क्षणिक, अल्पकालिक, कुछ देर के लिए, टेम्पररी, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए जिस तरीके से मैं आपको वोकैब करवा रहा हूं, इसमें क्या क्या है? सबसे पहले तो मैं ट्रिक बता रहा हूं, रूट वर्ड बता रहा हूं, प्लस साथ में आपको फोटो दिखा रहा हूं। तो जब इस तरीके से जब आप वोकैब को पढ़ते हो ना, तो लंबे समय तक ये सारा वोकैब याद हो जाता है, लंबे समय तक। लेकिन आपको अपने इंड से रिवीजन नहीं छोड़ना है, ठीक है। रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन बढ़िया से करना है। अगले पार्ट में फिर इसी जोश, उमंग और उत्साह के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद।